हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था जो कि जीव विज्ञान से रिलेटेड थे कि सर बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन कब आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज उन सभी बच्चों के डिमांड पे आज हमारी टीम जो है वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के लघुत्तरीय प्रश्न का टॉपिक लेकर के आया है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव तो पढ़ ही रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो आप लोग इग्नोर नहीं करिएगा। और जिन बच्चों को नोट्स नहीं मिला है हमारी टीम से जो जुड़े हैं उनको जल्द ही ये शॉर्ट क्वेश्चन का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे न्यू होंगे जी, चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बगल में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल पाए। तो आज के इस सीरीज में हम लोग ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा टॉप 120 वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, यानी इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग 120 वीवीआई क्वेश्चन को यानी शॉर्ट क्वेश्चन को इस बार बच्चों को देने वाले हैं। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट में ये चलेंगे। तो चलिए इसके बारे में तो बाद में हम बात करेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक के पहले सवाल की ओर। चलिए, काफी ये मजेदार होने वाला है ये क्लास, तो एकदम अंत तक बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास और अपने भाई बहन जो भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको इस बार आने वाले बोर्ड एग्जाम में वो थोड़ा इसका लाभ मिल सके। तो चलिए सवाल नंबर 1 हमारा है आज का शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज का ये पहला सवाल है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो एकदम अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स चाहिए इस तरह का, वो हमारे ऊपर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कमेंट करिए। ठीक है, और वहां से आप हमारी टीम के द्वारा नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 है कि गाजर घास से आप क्या समझते हैं। काफी अच्छा और ये फेमस सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है जी कि गाजर घास से आप क्या समझते हैं। जवाब होगा गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है जो गेहूं के बीज के साथ विदेश से भारत आया था। ठीक है, क्या है? गाजर घास एक प्रकार का खरपतवार है जो गेहूं के बीज के साथ विदेश से भारत आया था और इस पौधा का परागकण, ठीक है, कुछ लोगों में श्वसन रोग या दमा इत्यादि पैदा करता है। ठीक है, चलिए ये था इसका जवाब। तो चलिए, तो सवाल नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। इससे देखिए बहुत सारे टॉपिक हमारा क्लियर हुआ कि गाजर घास क्या है जी, तो एक प्रकार का खरपतवार है। ठीक है, खरपतवार होता है मतलब वैसे ये पेड़ पौधे जो कि हमारे खेतों में ऐसा ही उग जाते हैं। ठीक है, फालतू के। चलिए सवाल नंबर 2 पे बात करते हैं। देखिए दूसरा सवाल है हमारा कि ऊर्जा प्रवाह के नियमों को लिखे। ठीक है, चलिए इसके जवाब को जानते हैं। इसका जवाब होगा, देखिए ऊर्जा प्रवाह के 2 नियम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हमारा है कि उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार सौर ऊर्जा भोजन ऊर्जा तथा उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। क्या कहा गया? देखिए उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार कि सौर ऊर्जा जो है वो भोजन ऊर्जा तथा उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। और देखिए इसी में देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है, ये देखिएगा, सभी को दिख रहा होगा अच्छे से। द्वितीय नियमानुसार ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता है जब तक कि ऊर्जा का पतन या क्षय, पतन का मतलब अंत या क्षय का मतलब भी वही समाप्ति, किसी ऊर्जा के केंद्र से विखंडित ना हो। ठीक है, तो चलिए ये था ऊर्जा प्रवाह के 2 नियम। अब हम लोग बात करते हैं आज के तीसरे सवाल की। ये देखिए काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है तीसरा सवाल भी। देखिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ठीक है, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जी, तो अच्छे से पढ़कर जाइएगा। सवाल नंबर 3 क्या है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है स्पष्ट करें। तो देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 60%, मीथेन गैस 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6%। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, CO2 60% और ये मीथेन 20% मिलाकर 80% और ये क्लोरोफॉर्म 14%, यानी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14 यानी 94 और नाइट्रस ऑक्साइड 6 यानी 100%। इन सारे गैसों को मिलाकर, ठीक है, गैसों की मात्रा बढ़ने, यहां पर देखिए गैसों की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल एवं पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, समझिएगा टॉपिक को। देखिए अभी हमने पढ़ा CO2 की 60%, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6%, मिलाकर हुआ 100%। और इन सभी गैसों की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल एवं पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इसके चलते विचित्र जलवायु परिवर्तन जैसे कि एल नीनो प्रभाव होते हैं। ये सब पृथ्वी के तापमान में होने वाले वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है इस तरह से, तो इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या यह ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते सवाल नंबर 4 पे। काफी फेमस और हाईलाइटेड प्रश्न है ये जी। देखिए इस बार बोर्ड एग्जाम में काफी चांस है इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़कर जाइएगा। सवाल हमारा ये देखिए, सवाल है जी, अम्ल वर्षा क्या है, इसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सवाल क्या है, अम्ल वर्षा क्या है। देखिए हमने VVI करवा दिया इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए, काफी ये महत्वपूर्ण है। तो जवाब इसका होगा कि अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है जिससे वायुमंडल से अम्ल धरती पर जमा होता है और अम्ल का जमाव आर्द्र या शुष्क हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ सटीक आंसर इसका कि अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है जिससे वायुमंडल से अम्ल धरती पर जमा होता है और अम्ल का जमाव आर्द्र या शुष्क हो जाता है। अब देखिए इसका जानेंगे पौधों पर प्रभाव। ठीक है, तो पौधों पर प्रभाव में 1 नंबर में जानेंगे कि पौधों की पत्तियों यानी अम्ल वर्षा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे होगा पहला नंबर में कि इससे पौधों की पत्तियां, फूलों तथा फलों को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचता है। और दूसरा होगा अम्ल वर्षा कुल उत्पादन को कम करता है, यानी जितना उत्पादन होने वाला होता है पौधे में उसको अम्ल वर्षा जो होने से हुआ उसका उत्पादन जो है कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल नंबर 5 पे। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में बना है। प्रश्न हमारा है DNA और RNA के बीच 2 प्रमुख अंतर बताइए। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, चलिए एक तरफ हमने DNA को रखा, यहां पर लिखा हमने DNA और RNA में 2 प्रमुख अंतर। एक तरफ DNA को रखा, एक तरफ RNA को। अब देखिए DNA के तरफ में जानेंगे पहले नंबर में कि इसमें थाइमीन, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और इत्यादि नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, और RNA के तरफ जानेंगे, देखिए डाइऑक्सी न्यूक्लियर एसिड। ठीक है, और इधर हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन तथा यूरासेल जैसे नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिएगा, इसमें थाइमीन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, 4 है। इसमें है गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन और यूरासेल, तो दोनों में अंतर समझ कर जाइएगा। फिर इधर देखिए, इधर DNA की तरफ जाएंगे कि यह डबल हेडिकल संरचना होती है। DNA कैसी संरचना है, डबल हेडिकल। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक भी है, D से DNA, D से डबल। और यहाँ पर देखिए RNA, ठीक है, यह सिंगल धागे के समान संरचना होती है। क्लियर है? चलिए, तो DNA डबल G और RNA सिंगल, याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकता है इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी अच्छे अच्छे सवाल को भी पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए, और इसके पूरे पार्ट को आप लोग देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूट्यूब पे, और हमारी टीम के द्वारा नोट्स जो दिए जाएंगे आप सभी बच्चे को जिन्होंने परचेज करा है उनको भी ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 है, हैजा के क्या कारण है, इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब होगा, देखिए कि हैजा का कारण कॉलेरी नामक जीवाणु है, और इस जीवाणु से संदूषित पेय या खाद्य पदार्थ को किया जाता है तो यह रोग उत्पन्न होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस जीवाणु से पेय या खाद्य पदार्थ को संदूषित किया जाता है। ठीक है, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं इसको, तो यह क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हैजा बीमारी जो है वो जल जनित बीमारी है, यह जल के प्रदूषित होने से होता है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 7 पे बात करते हैं। सवाल नंबर 7 भी काफी अच्छा है। ठीक है, आपने ये प्रश्न कई बार देखा होगा, कई बार सेट वगैरह में, कि आंकड़ों की लाल किताब क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है जी, आंकड़ों की लाल किताब क्या है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इसका जवाब क्या होगा।
तो देखिए इसका जवाब होगा आंकड़ों की लाल किताब सर्वप्रथम 1963 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित की गई? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा। ठीक है, जिसमें दुनिया भर के उन पौधों और जीव जंतुओं का विवरण है, उन जीव जंतुओं का विवरण और सूची है जिनका अस्तित्व गहरे संकट में है तथा जो विलुप्त के कागार पर है। ठीक है, क्या हो गया जवाब इसका? इसमें उनका वर्णन है जो जंतु जीव जंतु अभी विलुप्त के कागार पर है। विलुप्त का अर्थ हुआ जो मतलब अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जगह में, हमारे देश में नहीं पाए जाते, विलुप्त होते जा रहे हैं। ये था इसका सटीक जवाब। चलिए, तो आज हम लोग कम से कम 10 से 12 सवालों को पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो जल्दी से खत्म हो जाए और हम इसको अच्छे से कवर करके एग्जाम में जाएं, ताकि हमारा एग्जाम जो है वो बेहतर जा सके। सवाल नंबर 8 और आज का बेहतरीन सवालों में से एक ये भी है। सवाल है हमारा, देखिए, कैंसर के 2 लक्षण बताइए। आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति, जीव या जानवर के शरीर में कैंसर का प्रभाव है? तो देखिए इसका जवाब होगा एकदम इजी सा कि कैंसर के 2 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, मरीज के भार में कमी हो जाएगी एकाएक। ठीक है, मान लीजिए कोई मरीज अगर 60 साल का है और अगर ये 60 केजी का है, तो अगर उसके भार में एकाएक कमी आ गई, जैसे 10-15 केजी वो कम गया, एकाएक वह 45 या 50 केजी का हो गया, तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में कुछ दिक्कत है, तो उसका हम कैंसर जांच करवाएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए कि मरीज के शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि। ठीक है, मान लीजिए उसके गले के पास से कुछ निकल जाए, भाग, एक मांस का टुकड़ा निकल जाए, मुंह के पास निकल जाए, जिसे मुंह का कैंसर कहते हैं, या दिमाग के पास से निकल जाए, तो इस तरह का लक्षण उसमें दिखता है। ठीक है, तो एकदम 2 सटीक जवाब हम बोलेंगे कि मरीज के भार में कमी और मरीज के शरीर के किसी भाग की अत्यधिक वृद्धि, यानी आशा से अधिक वृद्धि। इस प्रकार के 2 लक्षण को हम कैंसर के 2 लक्षण के रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9, और आप सभी बच्चे को दिख रहा होगा जी हमारा नीचे में हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स परचेस करना हो इस बार बोर्ड एग्जाम के क्लास 10th 12th, ठीक है, जो भी बच्चे देने वाले हैं, अगर उनको नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिए। हमारी टीम आपकी जल्द से जल्द सहायता करेगी, ड्रीम क्लासेस। ठीक है, चलिए 9वां नंबर सवाल देखिए, अंड जनन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही हाईलाइटेड, देखिए हमने वीवीआई करवा दिया। इसका जवाब क्या होगा? पहले सवाल को समझते हैं, अंड जनन से आप क्या समझते हैं? बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जवाब इसका जान लेते हैं। देखिए इसका जवाब होगा कि अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को ही, फिर से समझिए, अंडाशय के डिंब कोशिका का अगुणित अंड कोशिका में परिवर्तन को ही अंड जनन कहा जाता है। या फिर एक और परिभाषा इसका हम कह सकते हैं कि अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया ही अंड जनन कहलाती है। देखिए एकदम सटीक सा जवाब है, एकदम इजी सा, कि अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया ही अंडजनन कहलाती है। एकदम यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, तो जवाब हमारा रहेगा अंडजनन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जी, जिन बच्चों को नोट वर्क करना है कर लीजिए, 6200733858 सेव करिएगा व्हाट्सएप में जाकर, ड्रीम क्लासेस। ठीक है, आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई करेगी हमारी टीम और आपकी मदद जरूर करेगी। चलिए सवाल नंबर 10 को पढ़ते हैं और हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सवाल नंबर 10वां हमारा है, ये देखिए, क्रमिक विकास क्या है? ठीक है, सवाल का जवाब हम जानेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्रमिक विकास क्या है इसके बारे में आप लिखिए। तो क्रमिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है। फिर से समझिए, क्रमिक विकास किसी आबादी या जनसंख्या के जीन पूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचकर एक नई जनसंख्या उत्पन्न करता है। ठीक है, और जो पूर्ववर्ती आबादी के आनुवंशिक रूप से भिन्न होता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग कह सकते हैं घोड़े का क्रम विकास। ठीक है, चलिए तो ये था सवाल नंबर 10, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। और आज के लास्ट सवाल पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। आज का हमारा अंतिम सवाल 11वां नंबर, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को अंत करेंगे क्लास को, और फिर अगले क्लास में हम लोग 10 से 12 और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक में।
तो 11वां और आज का अंतिम सवाल हमारा है, अंतः प्रजनन क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है जी, बोर्ड एग्जाम में ये भी बनता है कि अंतः प्रजनन क्या है। तो चलिए इसका जवाब जान लेते हैं। अंतः प्रजनन का अर्थ एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ, निकटस्थ का मतलब नजदीक व्यक्ति के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होता है। ठीक है, 4 से 6 पीढ़ी तक उसका क्या होता है, संगम होता है। इसमें एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर तथा उत्तम किस्म की मादा को चयनित कर उसे संगम कराया जाता है और इसके द्वारा अधिक दूध देने वाली गायों के नस्ल विकसित कराए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रजनन जो है वो जानवरों में, ज्यादातर गायों में होता है। और ये क्यों किया जाता है, इसके द्वारा अधिक दूध देने वाली गायों के नस्ल विकसित करने के लिए अंतः प्रजनन करवाया जाता है। तो देखिए एक सवाल और क्लियर हुआ होगा आप लोग का कि अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि अच्छी दूध यानी अधिक दूध देने वाली गायों के नस्ल विकसित करने के लिए किस प्रजनन का उपयोग होता है, तो जवाब हमारा होगा अंतः प्रजनन का। ठीक है, तो चलिए एकदम मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे को ये क्लास काफी अच्छा लगा होगा। तो हमारे नीचे जो देखिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, सारे बच्चे कमेंट करिए, उसमें बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा। और आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और जो भी बच्चे को समस्या हो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बने रहिए ड्रीम क्लासेस पे और सपोर्ट करिए, और जिन बच्चों को हेल्प चाहिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। तो चलिए रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो जैसा कि बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बायोलॉजी के अगले पार्ट को जल्दी से अपलोड करिए। ठीक है, तो चलिए आज उन सभी को लेकर के आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी के पार्ट 2 को। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, हमने इसके पहले 11 प्रश्नों को कवर किया था जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 चला था, और आज हमारे इस बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 चलेगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग 12वें नंबर से शुरू करेंगे। तो तैयार हो जाइए और सभी बच्चे क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये क्लास होने वाली है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए, और जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको बेल आइकन दबाने से ये फ़ायदा होगा कि अगर अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको अगर नहीं मिलता होगा तो वो अगले बार से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग का काफ़ी नज़दीक है, जैसा कि आप सभी को पता है। और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी पेचीदा होने वाला है क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई तो करा नहीं उतना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाया जाएगा। आज का पहला सवाल और टॉपिक का 12वां सवाल। सवाल देखिए बहुत ही अच्छा है, बीबीआई करवा दिया है हमने। सवाल है, असमजात अंग क्या है, कोई 2 उदाहरण प्रस्तुत करें। ठीक है, सवाल तो समझ गए होंगे, काफी इजी है। असमजात अंग एक आएगा, समजात अंग उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अभी पढ़ेंगे असमजात अंग। ठीक है, तो वैसा अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न हो। ठीक है, उत्पत्ति एवं संरचना मतलब बनावट में भिन्न, भिन्न मतलब अलग हो, लेकिन कार्य करने में दोनों समान हो, कार्य दोनों एक ही करता हो, तो वैसे अंग असमजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए, एकदम देखिए समझ के पढ़िएगा। देखिए वैसा अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में भिन्न हो लेकिन कार्य में दोनों समान हो, वैसे अंग असमजात अंग कहलाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से आपका क्लियर होगा। एग्जाम्पल में कह सकते हैं चमगादड़, चीता तथा मनुष्य का अग्रपाद। अग्रपाद का मतलब आगे का पैर। ठीक है, तो ये सभी जो है चमगादड़ का बोलिए या चीता का बोलिए या मनुष्य का, इसका अग्रपाद जो है वो असमजात अंग के उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी यहाँ से बनेगा कि चमगादड़, चीता तथा मनुष्य का अग्रपाद किस प्रकार के अंग के उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा आंसर, असमजात अंग। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसका परिभाषा भी और इसके एग्जाम्पल तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर 13 पे बढ़ते हैं। 13वां नंबर देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए काफी अच्छा सवाल है जी, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है इस बार। सवाल है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स का सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है
कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, स्पष्ट करिए। देखिए एकदम स्पष्ट रूप से इसका जवाब है कि बच्चा पैदा करने हेतु, ठीक है, भ्रूण स्थानांतरण विधि एक आधुनिक तकनीक है जिसे उत्पन्न बच्चे को साधारणतः टेस्ट ट्यूब बेबी, आगे देखिए पढ़ते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, यही था जवाब, एकदम इजी सा जवाब था। ठीक है, तो बच्चा पैदा करने की एक साधारण सी विधि है और इसमें भ्रूण की स्थानांतरण की विधि क्या कहलाती है, टेस्ट ट्यूब बेबी। आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। समझिएगा, देखिए सवाल को। सवाल हमारा कह रहा है कि वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखे। काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है। ठीक है, कि वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखें। तो चलिए इसका जवाब जानते हैं, और सभी बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा जी। ठीक है, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, इसका नोट्स परचेस करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, या स्क्रीन पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रही होगी, कांटेक्ट करिए, वहां से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, कैसे इसको परचेस करना है, काफ़ी नॉर्मल सा वहाँ पर प्रक्रिया है, जो कि ड्रीम क्लासेस के द्वारा हर साल की तरह करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका जवाब जानते हैं। वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें। तो इसका जवाब होगा जन्म दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशतता को जैविक इंडेक्स या वाइटल इंडेक्स कहा जाता है। और इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या है, देखिए UI बराबर N/M गुने से 100। ठीक है, समझिएगा अच्छे से जी। देखिए इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने इसका परिभाषा पढ़ा कि जन्म दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशतता को जैविक इंडेक्स या वाइटल इंडेक्स कहा जाता है। और इसे ज्ञात करने का सूत्र जो है वो UI बराबर N/M गुने 100 है, 100 है, जहां N हमारा जनन दर है और M जो है वो मृत्यु दर है। जनन या जन्म एक ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए ये था इसका सटीक जवाब। अब आगे बढ़ते सवाल नंबर 15वें पे। ये भी देखिए काफी अच्छा सवाल है, समझिएगा और अच्छे से पढ़कर जाइएगा। सवाल हमारा देखिए इसमें कह रहा है कि हीमोफीलिया में क्या होता है, जवाब दीजिए। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है, तो जवाब इसका होगा कि हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों में या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो एक्स गुणसूत्र पर, यानी कि एक्स गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, नर में, तथा दोषी जीन होते हैं जो XX गुणसूत्र पर विद्यमान होते हैं। देखिए फिर से पढ़ रहे, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा सभी बच्चे को। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों में या तो केवल एक ही दोषी जीन होता है जो X गुणसूत्र पर नर में ही दोषी जीन होते हैं और जो XX गुणसूत्र पर विद्यमान होते हैं। ठीक है, और फिर इसमें बोला कि मादा में सामान्य जीव से वे पदार्थ बनते हैं जिसके द्वारा रक्त का स्खंदन नहीं होता है, अतः एक बार रक्त का बहना शुरू हो जाने के बाद वह रुकता नहीं है। ठीक है, तो हीमोफीलिया में यही प्रक्रिया पूरी होती है। क्लियर है, चलिए अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, 2 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा बच्चों को। चलिए सवाल नंबर 16 पे बढ़ते हैं। काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में ये बनता है। छोटा सा है लेकिन काफी अच्छा सवाल है। एड्स के 2 लक्षणों की विवेचना करें। ऐसे भी ये सब प्रश्नों की जानकारी हमें होनी चाहिए सारे बच्चों को। देखिए जवाब क्या होगा, एड्स के 2 लक्षण इस प्रकार है। सबसे पहला, शरीर के बाहर में एकाएक कमी आना। ठीक है, सॉरी यहाँ पर बाहर नहीं होना चाहिए जी, इसको आप लोग अच्छे से सुधार लीजिएगा, इसको सुधारिएगा, वजन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिएगा आप लोग, भार। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, शरीर के भार में एकाएक कमी आना। भार मतलब वजन। ठीक है, पहला होगा जवाब इसका, अच्छे से सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ। फिर दूसरा देखिए, बुखार एवं खांसी का दवा से इलाज संभव नहीं हो पाना। ठीक है, ये होगा अगला इसका जवाब। पहला होगा शरीर के भार में एकाएक कमी आना, और दूसरा होगा बुखार एवं खांसी का दवा से इलाज संभव नहीं हो पाना। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते सवाल नंबर 17 की ओर। सवाल नंबर 17 भी काफी अच्छा है।
सवाल हमारा है, देखिए 17वां, कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए एक तरफ हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड को रखा, तो इसके बारे में जानेंगे कि न्यूक्लियोसाइड की रचना जो है, ये देखिए न्यूक्लियोसाइड की रचना यहां पर देखिए, डिऑक्सी राइबो शर्करा एवं नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने से होता है। ठीक है, ये किसका था? ये था न्यूक्लियोसाइड का। उसके बाद और जब यही न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बात भी स्पष्ट हो रहा है कि सबसे पहले जब तक ये न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, जब तक ये न्यूक्लियोसाइड का निर्माण नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए सवाल नंबर 18वां, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में बनता है और इस बार तो पूरी चांस है इसका जी, तो अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, एकदम रट कर जाइएगा इसको, कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है ये। ठीक है, चलिए समझ लेंगे इसको अच्छे से डिटेल से, उसके बाद इसको पढ़कर जाएंगे सारे बच्चे। क्लियर है? चलिए सवाल देखिए क्या है, कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। मटर के पौधे का चयन उन्होंने क्यों किया था? मेंडल जो कि एक जैव वैज्ञानिक थे, तो इसका जवाब होगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि यह वार्षिक होते हैं। ठीक है, वार्षिक मतलब पूरे साल भर के लिए होते हैं, इसलिए इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, मतलब ये सालों भर उगाए जाते हैं, तथा इसका देखभाल करना आसान होता है। ठीक है, तो अपने सहायता के लिए ही, मतलब उनको आसानी हो सारा इस प्रोसेस करने में, इसीलिए उन्होंने मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे का चयन किया। क्लियर? एकदम इजी सा सवाल है और जवाब भी। चलिए सवाल नंबर 19वें पे पढ़ते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाइएगा इन सारे टॉपिक्स को। अभी हमारा ये 120 का ये सीरीज चलेगा 120 प्रश्नों का। अभी हम लोग पार्ट 2 में इसके हैं, आगे भी जल्द से जल्द हमारा ये टॉपिक चलता रहेगा। अगला सवाल है हमारा, डीएनए की संरचना का वर्णन करें। ठीक है, काफी अच्छा और बेहतरीन सवाल है जी। डीएनए की संरचना का वर्णन करें। जवाब होगा डीएनए अणु की संरचना वाटसन तथा क्रीक नामक वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक दर्शाया था, जिसे डीएनए का वाटसन व क्रीक मॉडल कहा जाता है। और इसके अनुसार, ठीक है देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो रहा है कि डीएनए अणु की संरचना वाटसन तथा क्रीक नामक वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक दर्शाया था, और जिसे हम लोग डीएनए का वाटसन व क्रीक मॉडल कहते हैं या कहा जाता है। और इसके अनुसार होता क्या है, इसके अनुसार डीएनए अणु एक द्विकुंडलीय रचना है। याद रखिएगा, ठीक है, डीएनए अणु एक कैसी रचना है या संरचना है? द्विकुंडलीय। ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा जी, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पढ़ देंगे। और डीएनए का पूर्ण रूप हम लोग जानते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा और शॉर्ट जवाब, जो कि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पे। सवाल नंबर 20 और आज के इस टॉपिक का सबसे लास्ट प्रश्न हमारा यही रहेगा। फिर हम लोग अगले पार्ट में और भी 10 से 12 प्रश्नों को कवर कर जाएंगे एग्जाम में, तो हमारा एग्जाम बेहतरीन जाएगा। सवाल हमारा है जी आज का अंतिम, कि रक्त के कार्यों को लिखे। काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है, हर बार बोर्ड एग्जाम में ये बनता है कि रक्त के कार्यों को लिखे। तो सभी बच्चे अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जिन बच्चों को नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए, या और भी अदर हेल्पलाइन चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। चलिए जवाब को जानते हैं और स्पष्ट करते हैं इसका, कि रक्त के कार्यों को लिखे। ठीक है, तो ये सब सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चे इग्नोर नहीं करेंगे और अच्छे से इसको पढ़ कर जाएंगे। जवाब देखिए इसका क्या होगा, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए रक्त के कार्यों को लिखे। तो रक्त कोशिकाओं के भित्ति से, ठीक है, रक्त जो है वो कोशिकाओं के भित्ति से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व छानकर ऊतकों को पहुंचाने का कार्य करता है। सबसे पहला कार्य इसका, ठीक है, कि रक्त जो है कोशिकाओं के भित्ति से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व छानकर ऊतकों को पहुंचाने का कार्य करता है, और ऊतकों से CO2 एवं प्लाज्य पदार्थ का अवशोषण कर शरीर से बाहर निकालने में रक्त का अहम भूमिका रक्त निभाता है। ठीक है, चलिए तो ये था इसका सटीक जवाब।
तो आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को ज़्यादा कठिनाई ना हो पढ़ाई करने में, ठीक है, और आराम आराम से इस टॉपिक को क्लियर कर पाए। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का जो टॉपिक चलेगा अभी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से वीडियोस पाने के लिए और क्लास 10th और 12th की पूरी तैयारी और बोर्ड एग्जाम में सफलता पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें फॉलो करिए ड्रीम क्लासेस पे। आप हमें लर्निंग ऐप हमारा जो ड्रीम क्लासेस का है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी वहाँ से भी आप पढ़ाई पूरी कर सकते हैं अपनी, ठीक है। चलिए, और जिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो और भी कुछ प्रॉब्लम हो, समझना हो नोट्स वगैरह के बारे में, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बस बने रहिएगा और ड्रीम क्लासेस पे अपना पढ़ाई पूरे करते रहिएगा, ठीक है। चलिए रहने देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, जैसा कि बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर बायोलॉजी का जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था उसको जल्दी से पूरा कर दीजिए, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो चलिए, उनके डिमांड पे आज से फिर हम लोग बायोलॉजी के इस पार्ट 3 को पढ़ेंगे। तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का ये नेक्स्ट पार्ट होगा। इसके 2 पार्ट अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है, जाइए चैनल पे, जाइए वीडियोस में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करना हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। तो आइए बात करते हैं आज की इस क्लास पे। तो जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बगल में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। और आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के इस नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए जी, आज की क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने 20 प्रश्नों को पढ़ा है, तो आज हम लोग 8 से 10 प्रश्नों को और भी कवर कर लेंगे, तो हमारा ये बायोलॉजी का सेशन जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल और इस सेशन का 21वां सवाल कि बंध्याकरण क्या है, स्पष्ट करिए। तो अभी तक हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक चल रहा है, फिर हम लोग एक 2-3 पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन का भी टॉपिक चला देंगे, तो उसमें कम से कम 24-25 प्रश्न होंगे, वो आप कवर करके चले जाइएगा, एग्जाम में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सवाल हमारा क्या था, बंध्याकरण क्या है, स्पष्ट करिए। देखिए, एकदम जवाब हमारा सटीक होता है, ठीक है, बच्चों को कठिनाई नहीं होगी याद करने में, एकदम रट कर भी जा सकते हैं, इतना अभी टाइम कम बचा है तो, ठीक है। सवाल देखिए क्या था, बंध्याकरण क्या है, जवाब होगा संतानों की उत्पत्ति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, यानी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सर्जिकल विधि द्वारा पुरुष में नसबंदी तथा स्त्री में स्त्री नसबंदी की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे बंध्याकरण कहा जाता है, ठीक है। तो एकदम इजी सा जवाब है, एकदम सारे बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि पुरुषों में नसबंदी और महिलाओं में स्त्री नसबंदी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सटीक रूप में बंध्याकरण के रूप में जानते हैं। क्लियर है। चलिए, आज के टॉपिक का अगला सवाल और 22वां सवाल हमारे इस शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट 3 का सवाल देखिए, काफी अच्छा ये भी है जी, संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। काफी अच्छा, देखिए वीवे करवा दिया गया, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है कि संक्षेप में मतलब शॉर्ट में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें, ठीक है। चलिए, जवाब जानते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं अभी तक, और क्लास में सारे बच्चे अंत तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब वीडियो को आगे बढ़ाकर जल्दी सा देख लीजिएगा, ठीक है। जितनी भी बात हम बताएंगे आप लोग उसको अच्छे से कवर करके जाइएगा, फिर आगे आप लोग को बताया जाएगा हमारे टीम के द्वारा कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम देना है, इस बार बोर्ड एग्जाम किस प्रकार से होगा, ठीक है, कैसे आपको वहाँ पर लिखना है एग्जाम में, ठीक है, और कैसे कितने प्रश्नों को कितना आगे तक ले जाना है। तो सारी जानकारी आपको ड्रीम क्लासेस के थ्रू दी जाएगी, बस आप लोग बने रहिए, सपोर्ट अपना बनाए रखिए ड्रीम क्लासेस पे, ठीक है। चलिए, इसका जवाब जानते हैं, संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। तो इसका जवाब होगा डीएनए से अनुवांशिक, ठीक है। देखिए क्या होगा जवाब, डीएनए से अनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण को ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। एकदम सटीक और सिंपल सा जवाब कि डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से अनुवांशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण को ही ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि आरएनए पॉलीमरेजा एंजाइम द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। ये पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, आरएनए पॉलीमरेजा एंजाइम द्वारा, ठीक है। तो ये था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में शॉर्ट जवाब।
आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23। ठीक है, देखिए 23वां सवाल हमारा क्या कह रहा है जीएमओ पर प्रकाश डाले, यानी जीएमओ की परिभाषा दे या इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो पहले सवाल को हम लोग समझेंगे, सारे बच्चे यही ध्यान दीजिएगा। सवाल हमसे पूछा क्या, पूछ रहा है जी जीएमओ के बारे में। तो इसमें जवाब जानेंगे कि ऐसे जीवाणु, ठीक है, ऐसे जीवाणु एवं कवक जिनके जीन में हस्त कौशल द्वारा परिवर्तन किए गए, हस्त कौशल मतलब हाथों द्वारा, ठीक है, हाथ की कला द्वारा, समझिएगा जब आपको, ऐसे जीवाणु एवं कवक जिनके जीन में हस्त कौशल द्वारा परिवर्तन किए गए हैं जीएमओ कहलाते हैं। और इसका पूर्ण रूप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। क्लियर है? तो एकदम सिंपल सा जवाब है कि ऐसे जीवाणु एवं कवक जिनके जीन में हस्त कौशल द्वारा परिवर्तन किया गया है। ठीक है, चलिए एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते सवाल नंबर 24वें पे। चलिए बहुत ही जल्द हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है 120 सीरीज का वो समाप्त हो जाएगा और आप सभी बच्चों का तैयारी जो है खास करके बायोलॉजी में काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे बायोलॉजी के बच्चों का कमेंट आ रहा था, ठीक है, तो उनका हम एकदम ही क्लियर करवा देंगे इस बार बोर्ड एग्जाम। चलिए जवाब सवाल है जी अंतरजात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, अंतरजात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले। जवाब क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है और जब शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोधिकाओं के द्वारा बाहरी कारकों के प्रवेश को रोकता है तो उसे ही हम लोग अंतरजात प्रतिरक्षा कहते हैं या यह कहलाता है। समझिए एकदम सिंपल सा टॉपिक है कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है ना हमारे शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है, लेकिन जब शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोधिकाओं के द्वारा बाहरी कारकों के प्रवेश को वह रोकता है, यानी बाहरी जो कारक रहता है, शरीर के बाहर से जो कारक आता है हमारे शरीर में, उसको जब वो रोकता है तो उसे ही हम लोग अंतरजात प्रतिरक्षा कहते हैं या यह अंतरजात प्रतिरक्षा कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग एक पढ़ेंगे बेहतरीन सवाल जो कि बोर्ड एग्जाम, ये देखिए बोर्ड एग्जाम 2013 में ये पूछा गया है, काफी बेहतरीन सवाल है जी। अनुकूलन क्या है स्पष्ट करें। ठीक है, सवाल को समझिएगा और जवाब को तो अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि जवाब वहां पर आपको लिखना है, सवाल नहीं। ठीक है, समझिए अनुकूलन क्या है, सवाल को याद रखिएगा। तो जवाब इसका होगा सफलतापूर्वक जीवित रहने व, ठीक है, सफलतापूर्वक जीवित रहने व प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी का अपने वातावरण के अनुरूप ढलना ही प्रायः अनुकूलन कहलाता है या कहा जाता है। एकदम सिंपल सा जवाब है, सफलतापूर्वक जीवित रहने व प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी का अपने वातावरण के अनुरूप ढलना, मतलब जैसे वातावरण ढलेगा उसी के रूप में ये भी ढल जाएगा, प्रायः अनुकूलन कहलाता है। और अनुकूलता का प्रयोग किसी ऐसे लक्षण के लिए भी किया जाता है, ठीक है, जो उसी जीवधारी को अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलने में मदद करता है। एकदम सिंपल सा जवाब है, एकदम रट कर जाइएगा सारे बच्चे। ठीक है, इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26। देखिए जी काफी अच्छा सवाल है ये, इसको भी इग्नोर नहीं करिएगा। सवाल हमारा एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। अभी तक तो आप लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में सुने होंगे कि मुझे ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे आपके घरों में भी माता पिता बोलते होंगे कि मुझे ये चीज से एलर्जी हो गया, और भी कोई बोलते होंगे। ठीक है, तो एलर्जी सभी मनुष्यों में लगभग होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ से उसको एलर्जी होता ही है। चलिए जैसे कि आप सभी बच्चे को कोई कोई बच्चे को पढ़ाई से भी एलर्जी होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है। चलिए अब इसी को हम लोग जवाब को अच्छे से कवर करते हैं। एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। तो देखिए बायोलॉजी के मेथड से समझेंगे इस जवाब को कि एलर्जी जो है, यहां पर देखिए, एक सेकंड यहां पे देखिए, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इस तरह से होगा, यहां पे होगा देखिए कि एलर्जी उत्पादक पदार्थ दुर्बल एंटीजेंस है। क्या है, एलर्जी जो है
उत्पादक पदार्थ दुर्बल एंटीजन्स है जिसे एल्जर्स कहा जाता है। क्या पढ़े हम लोगों ने? एलर्जी जो है उत्पादक पदार्थ दुर्बल एंटीजन्स है जिसे एल्जर्स कहा जाता है। और एलर्जी में उत्तक जो है फूल कर लाल रंग का हो जाता है। उत्तक मतलब हमारे शरीर की त्वचा वगैरह जो है ना, वो फूल कर लाल रंग का हो जाता है तथा खुजलाना शुरू हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी आपको, या जिस बच्चे को या किसी भी मनुष्य को अगर एलर्जी होता होगा तो उसके शरीर पे जो है ना वो फोड़े जैसा, फुंसी जैसा, लाल लाल चकत्ते जैसा हो जाता है, उसी को हम लोग एलर्जी कहते हैं। फिर देखिए इसमें जानते हैं थोड़ा सा कि फूल कर लाल रंग का हो जाता है तथा खुजलाना शुरू हो जाता है, मतलब वहां पर खुजली होने लगती है। और शरीर की त्वचा लाल हो जाती है तथा त्वचा पर चकता भी हो जाता है। चकता का मतलब देखते होंगे कभी कभी ऐसा करके व्हाइट जैसा या रेड कलर का इस तरह से हो जाता होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वही हमारा एलर्जी का संकेत होता है कि इस मनुष्य में या इस जानवर में एलर्जी का लक्षण दिख रहा है, ठीक है, साइड इफेक्ट जिसे कहते हैं। चलिए ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल सा इसका जवाब था। आगे बढ़ते सवाल नंबर 27, ठीक है। अभी हम लोग 2-3 सवाल और पढ़ेंगे तो हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग फिर अगले पार्ट का इंतजार करेंगे। चलिए सवाल नंबर 27 जी, यानी भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम क्या है, स्पष्ट करिए। काफी अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है, ठीक है, कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम क्या है, स्पष्ट करिए। तो जवाब देखिए क्या होगा कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम इस प्रकार हैं, ठीक है। सिंपल सा एकदम जवाब है इसका कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम। ये देखिए वस्तुनिष्ठ में भी पूछ सकता है आपको। तो जवाब इसका होगा पहला अंडा, जिसको कि एम से डिनोट करेंगे, दूसरा द्वितीयक केंद्रक, जिसको कि 2n से डिनोट करेंगे, और तीसरा हमारा है सहायक कोशिका, जिसको कि n से डिनोट करेंगे, और चौथा हमारा है एंटीपोडल कोशिका, जिसको कि n से डिनोट करेंगे। तो एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोग का कि भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम ये चारों होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमारा आज का अंतिम सवाल होगा, तो इसके बाद हम लोग फिर अगले पार्ट का इंतजार करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 28 जी, काफी अच्छा और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि टीकाकरण क्या है, स्पष्ट करें, ठीक है। समझिएगा और अच्छे से इसको पढ़कर जाइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। टीकाकरण क्या है और स्पष्ट करें, ठीक है। तो देखिए इसका जवाब होगा किसी स्वस्थ मनुष्य में हानि रहित एंटीजन युक्त पदार्थ जो, इसके बारे में बोल रहा है टीका के बारे में, कि किसी स्वस्थ मनुष्य में हानि रहित एंटीजन युक्त पदार्थ जो विषाक्त रोगजनक के निषेचन से किसी रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षण को बढ़ा देते हैं, टीकाकरण कहलाता है। फिर से समझिए कि किसी स्वस्थ मनुष्य में हानि रहित एंटीजन युक्त पदार्थ, ठीक है, जो विषाक्त रोगजनक के निषेचन से किसी रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षण को बढ़ा देते हैं, टीकाकरण कहलाते हैं या टीकाकरण कहलाता है, ठीक है। तो एकदम सटीक सा जवाब था। तो आज के इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग 12 लगभग प्रश्नों को पढ़ लेंगे। तो हमारा ये पार्ट 1 जो हमारा ये चलेगा 40 प्रश्नों का संग्रह, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं किसी दोस्त या कोई भाई बहन जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके पास कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो और ये क्लास जो है वो काफ़ी लाभदायक होने वाली है इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पे, और भी आगे इस तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगले क्लास का इंतजार करिए, अगले दिन मिलेंगे और बहुत ही अच्छे सेशन के साथ, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था बायोलॉजी वाले बच्चों का कि सर बायोलॉजी का शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट चल रहा था उसको पूरा करवा दीजिए, ठीक है। तो चलिए, उन सभी बच्चों के डिमांड पर आज हम लोग फिर से एक बार बायोलॉजी का अगला जो हमारा अभी बच गया था पार्ट उसको कवर करेंगे। तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का जो ये सेशन चल रहा है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे 29वें नंबर प्रश्न पे, ठीक है। 28वें नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे,
सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा जी, ठीक है। और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नया वीडियो जैसे ही चैनल पे अपलोड करा जाए वो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले सवाल पे। बीटी कॉनन से आप क्या समझते हैं? एकदम सटीक सा जवाब रहेगा, समझते जाइएगा। और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होगा या नोट्स बनाना होगा बनाते चलिएगा। और जिन बच्चों को नोट्स की आवश्यकता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा हेल्पलाइन नंबर। तो चलिए, नहीं दिख रहा है तो आगे मिलेगा आपको देखने को। सवाल हमारा क्या था? बीटी कॉनन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझाइए। देखिए इसका जवाब क्या होगा कि बीटी कॉनन को बीटी कपास भी कहा जाता है। देखिए एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनकर आया है, ठीक है, कि बीटी कॉनन को बीटी कपास भी कहा जाता है। और बीटी एक जीवाणु का संक्षिप्त नाम है। संक्षिप्त का मतलब छोटा नाम है, जिसका पूरा नाम बैसिलस यूरेनिजिएंसिस है, ठीक है। उसके बाद इसमें जानना है, यह जीवाणु एक प्रकार का विष उत्पन्न करता है। विष कहने का अर्थ हो गया मतलब कि जहर उत्पन्न करता है। और इस विधि को ही हम बीटी के नाम से जानते हैं या जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जानेंगे थोड़ा सा और कि यह विष जो होता है वो कीटरोधी होता है। और इस प्रकार के कपास को बीटी कॉनन कहा जाता है। क्लियर है एकदम ये सवाल? चलिए एकदम अंत तक बने रहिएगा सारे बच्चे क्लास में, क्योंकि आज काफी मजेदार प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। और हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन एकदम मजबूत होते जाएगा और एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न यानी 30वें प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए काफी अच्छा प्रश्न है जी, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है कि आहार जाल किसे कहते हैं। काफी छोटा लेकिन काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए आहार जाल किसे कहते हैं, परिभाषित करें। बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है इस बार। चलिए जवाब को जानते हैं कि आहार जाल किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की दृष्टि से सभी जीवों का आपसी संबंध एक जाल की तरह होता है, ठीक है। और इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक रेखीय ना होकर अनेक पक्षों से प्रवाहित होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। तो एकदम सटीक सा जवाब है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए इसको हमने वीवीआई करवा दिया है, इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट है। सवाल हमारा है, पहले सवाल को समझेंगे। कुक्कुट फॉर्म प्रबंधन का संक्षिप्त विवरण दे। या आपसे पूछ सकता है कुक्कुट फॉर्म क्या है, हमें समझाएं, ठीक है। चलिए देखिए वीवीआई करवा दिया, इसको आप लोग भी वीवीआई कर लीजिए, इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसका जवाब होगा कि कुक्कुट फॉर्म या कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन एक ही होता है, याद रखिएगा। कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन या कुक्कुट प्रबंधन सब एक ही नाम है जी। तो मुर्गी पालन एक व्यावसायिक कार्य है, ठीक है, एक प्रकार का बिजनेस आप कह सकते हैं। तो मुर्गी के अंडे और मांस मांसाहारी मनुष्यों के लिए पौष्टिक भोज्य पदार्थ माने जाते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें जानना है कि अंडे तथा दूध में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। और मांस तथा अंडे अत्यधिक पौष्टिक होने के कारण इसकी बिक्री सालों भर होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें पौष्टिक आहार होता है मांस और अंडे में। उसके बाद इसमें जानना है, ये देखिए, तो इसी के प्रबंधन को हम लोग, एक मिनट, इसी के प्रबंधन को हम लोग क्या जानेंगे? ये देखिए कुक्कुट फॉर्म के नाम से जानेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इतना ही था जी, छोटा सा प्रश्न था। ये देखिए 32वें प्रश्न पे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 32वां क्या कह रहा है? कह रहा है ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या क्या लाभ है, स्पष्ट करें, ठीक है। सवाल क्या है? ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या क्या लाभ है। तो इसका जवाब होगा ट्रांसजेनिक जंतुओं से लाभ इस प्रकार है। पहला इसमें होगा, इस प्रकार के जंतु में प्रोटीन युक्त दूध होती है। और दूसरा इसमें पढ़ना है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है, ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है ना वो उच्च होती है। और तीसरा इसमें जानना है कि ऐसे जंतु अत्यधिक कार्यशील होते हैं। अब देखिए तीनों को समझिए। सबसे पहला क्या था हमारा प्रश्न, समझिए ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या समझते हैं। पहला गुण है इस प्रकार के जंतु में प्रोटीन युक्त दूध होती है, ठीक है, मतलब उनके दूध में प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। दूसरा, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है। तीसरा है ऐसे जंतु अत्यधिक कार्यशील होते हैं। कार्यशील का मतलब वो थकते नहीं है, ज्यादा ज्यादा कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आलसी नहीं होते। तो यही है ट्रांसजेनिक जंतुओं के कुछ लाभ या गुण भी कह सकते हैं उसको,
ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक था जी। अगला देखिए 33वां सवाल भी काफी अच्छा और कई बार बोर्ड एग्जाम में ये बना है कि किसी 4 यौन संचारित रोग के नाम, उनके कारक और रोगाणुओं के साथ लिखें। चलिए अब इसमें जानेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहला है यौन संचारित रोग एड्स। ठीक है, एड्स इसका देखिए वायरस जो होता है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, इसके कारण से होता है ये। अगला हमारा है दूसरा हर्पिस। तो हर्पिस जो है वो सिंप्लेक्स वायरस 2 के नामक ये विषाणु से होता है। ठीक है, और तीसरा इसमें हमारा यौन संचारित रोग में सिफिलिस। सिफिलिस जो है वो ट्रैपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। और चौथा हमारा है गोनोरिया, जो कि निसेरिया गोनेरी बैक्टीरिया से यह फैलता है। ठीक है, तो ये था हमारा 4 यौन संचारित रोग, उनके कारक रोगाणुओं के साथ में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी शानदार सवाल है, इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है जी। चलिए 34वां सवाल, बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये देखिए 34वां तो और भी अच्छा सवाल आ गया है आप लोग के सामने। 34वां देखिए बोर्ड एग्जाम 2018 में ये बना है प्रश्न। ठीक है, बताने का जरूरत नहीं है कुछ भी। देखिए सवाल हमारा है, जिन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और जैव प्रक्रम विकास में इसकी क्या भूमिका है। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवालों में से एक है कि जिन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। चलिए जवाब को जानते हैं कि किसी जीवों के गुणसूत्र की संख्या में, ठीक है, किसी जीवों के गुणसूत्र की संख्या में अस्थायी परिवर्तन को जिन उत्परिवर्तन कहते हैं और जैव प्रक्रम के विकास में इसकी भूमिका निम्न होती है। देखिए क्या क्या होती है ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहला होती है उत्परिवर्तनवाद जैव प्रक्रम विकास के स्रोत हैं और ग्रीनोयोम्बाइनेशन के द्वारा बहुत अधिक जेनेटिक डाइवर्सिटी मात्रा में संपन्न होती है। ठीक है, देखिए इसको समझिए, थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक सेकेंड रुक जाइए, देखिए समझिएगा, इसका जवाब क्या होगा कि किसी जीवों के गुणसूत्र की संख्या में स्थायी परिवर्तन को ही जिन उत्परिवर्तन कहते हैं और जैव प्रक्रम के विकास में इसकी भूमिका निम्न है। पहला क्या था, उत्परिवर्तनवाद जैव प्रक्रम विकास का स्रोत होता है और जेनियरोबाइनेशन के द्वारा जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत अधिक मात्रा में संपन्न होती है। और इसमें दूसरा नंबर में जानना है कि उत्परिवर्तनवाद के द्वारा नए जीन की उत्पत्ति भी संपन्न होती है। क्लियर है? चलिए तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ अगले सवाल पे, जो कि और भी अच्छे अच्छे सवाल अभी आने को बाकी हैं। तो एकदम अंत तक बने रहिएगा जी, आपका कंफ्यूजन एकदम दूर रहेगा आज। सवाल नंबर 35वां देखिए, मनुष्य में किसी 2 क्रोमोसोम विकार का वर्णन करें। बहुत ही अच्छा सवाल है और हाईलाइटेड है ये जी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे हम लोग, पहला है डाउन सिंड्रोम। तो इसमें पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत 21 जोड़े गुणसूत्रों में 2 के बजाय 3 अर्थात 1+ और दूसरा 1+2 गुणसूत्र हो जाते हैं और यह 700 में से किसी एक में होता है। ठीक है, 700 व्यक्ति में से किसी एक में होता है यह विकार। और यह व्यक्ति नाटा एवं मंद बुद्धि का होता है तथा जीवन अवधि उसकी 16 से 17 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और निकल रहा है कि जिस व्यक्ति में डाउन सिंड्रोम होगा, जिस मनुष्य में रोग ये, उसका एज जो है वो 16 से 17 वर्ष होगा और वह नाटा और मंद बुद्धि का होगा। ठीक है, चलिए। और दूसरा इसमें जानना है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम स्त्री के लिंग गुणसूत्र में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जिससे इन स्त्रियों के वक्ष एवं जनन अंग जो है अविकसित होते हैं तथा यह नपुंसक होती है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में जानना कि 2 क्रोमोसोम विकार के बारे में। आगे बढ़ते 36वें सवाल की ओर, जो कि काफी अच्छा और बोर्ड एग्जाम 2013 में ये बना है कि मियादी बुखार के कारण कारक जीव एवं लक्षणों को लिखें। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको जवाब हम इसका कवर करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा कि मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से संदूषित भोजन
पेय पदार्थ एवं अन्य जल ग्रहण करने से उत्पन्न होता है और इसका लक्षण है लगातार तेज बुखार लगना, भूख न लगना, पेट दर्द और कमजोरी इत्यादि। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा आज का 36वां। आज हम लोग लगभग 40 प्रश्नों को कवर करेंगे, हमारा पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले पार्ट में भी हम लोग 40 प्रश्नों को पढ़ लेंगे, फिर हमारा बोर्ड एग्जाम काफी अच्छा जाएगा जी। 37वां सवाल देखिए, रोग का प्रसार कैसे होता है। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार ये पूछा गया एग्जाम में। तो इसमें जानेंगे रोग का प्रसार कैसे होता है डिटेल से। देखिए, रोगों में संक्रामक रोगों का ही प्रसार होता है। ठीक है, और यह निम्न तरीके से पूर्ण होता है। सबसे पहला इसमें जानेंगे, संक्रामक रोगी से सीधे संपर्क द्वारा। ठीक है, जो व्यक्ति रोगी है उससे सीधे संपर्क करेंगे तो यह रोग फैल जाएगा। दूसरा, रोगाणुवाहक जैसे मच्छर द्वारा, मलेरिया, इस तरह से भी यह फैलता है। और तीसरा है संक्रमित पेय एवं खाद्य पदार्थों के ग्रहण द्वारा, जैसे हैजा। ठीक है, किसी मतलब संक्रमित व्यक्ति का भोजन साथ में खा लिया या उसका पीने वाला पानी साथ में शेयर कर लिया तो उस तरह से भी यह रोग ज्यादा फैलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ और सवालों को पढ़ेंगे तो हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा। देखिए 38वां सवाल जी, काफी अच्छा ये भी है। देखिए, बोर्ड एग्जाम 2017 में ये बना है। ठीक है, तो इसमें सवाल हमारा है, एक सेकंड देखिए, मद्य निषेध से उत्पन्न होने वाले लक्षणों का उल्लेख करें। बहुत ही अच्छा और हाईलाइटेड सवाल है जी, कि मद्य निषेध से उत्पन्न होने वाले लक्षणों का उल्लेख करें। तो इसका जवाब होगा, इससे उत्पन्न होगा पहला नंबर, सीने में दर्द होगा, प्रजनन क्षमता में कमी होगा और हृदय की धड़कन में तेजी होगा। ठीक है, मद्य निषेध का मतलब हुआ कि जो हम लोग जो मतलब आम लोग जो मतलब नशा करते हैं, गुटखा, शराब, ये सभी मद्य निषेध के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इन सबसे एकदम दूर रहना है। चलिए सवाल नंबर 39वां, देखिए काफी अच्छा ये भी सवाल है, वीवीए करवा दिया हमने, छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। जन्मजात रोग की परिभाषा दे। ये आप लोग के आम जिंदगी में भी सुनने को आता होगा, जन्मजात रोग। ठीक है, 2009 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है। तो इसमें जानेंगे कि वैसा रोग जो जन्म से ही हो, ठीक है, जो मनुष्य के या बच्चे के जन्म से ही हो, ठीक है, उसे जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे कि अंधापन, मान लीजिए कोई बच्चा अंधा पैदा हुआ है तो उसको हम लोग जन्मजात रोग के अंतर्गत लाएंगे, बहरापन इत्यादि। ठीक है, तो ये सब जन्मजात रोग के अंतर्गत आते हैं। और आज के टॉपिक का सबसे अंतिम और सबसे बेहतरीन सवालों में से एक है हमारा 40वां नंबर। तो आप लोग अच्छे से गौर करिएगा और ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, सवाल नंबर 40वां हमारा है कि वर्णांधता क्या है और इसके लक्षणों को लिखें और यह किस प्रकार का रोग है। एकदम अच्छे से नोट्स बना लीजिए इसका। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। क्लास 10th के 12th के बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो आप लोग हमें कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपकी सहायता करेगी, पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल हमारा क्या था उस पर बात कर लेते हैं। वर्णांधता क्या है, इसके लक्षणों को लिखिए और यह किस प्रकार का रोग है। तो इसका जवाब होगा, यह आंखों की एक बीमारी है और इस रोग से ग्रसित रोगी लाल एवं हरा की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, इसे ही इसमें क्या होता है कि रोगी जो है ना वो लाल एवं हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है और इसे ही हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस रोग से संबंधित जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है एवं सामान्य दृष्टि वाले, ठीक है, सामान्य दृष्टि वाले, ये देखिए, सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के समक्ष यह अप्रभावी होता है। यहाँ पे व्यक्ति होना चाहिए। और यह एक मेंडलीय विकार है। मेंडलीय विकार का मतलब मेंडल का दिया हुआ यह विकार है। ठीक है, तो चलिए ये था आज का हमारा सटीक आंसर इस टॉपिक का 40वें का। और देखिए आपको ये देखिए ड्रीम क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा। जिन बच्चों ने अभी तक नोट नहीं करा है नोट कर लीजिए जी। किसी भी सहायता के लिए संपर्क करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगी। और आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, आपकी मदद जल्द से जल्द करी जाएगी। और बस अगले पार्ट का इंतजार करिए बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक का। तो आप लोग का एकदम एग्जाम जो है काफी नजदीक आ गया है, सीरियस हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो पे। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ और ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।